ये रहा आपका क्लास 10th हिंदी का वायरल मॉडल पेपर और ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, देख सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, ये टॉपर की जैसी कॉपी लिखी गई है, देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, इसी तरीके का यूज करके आपको कॉपी लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। सेम इसी पैटर्न पर कॉपी लिखना है, बताऊंगा कैसे हेडिंग बनाना है, कैसे सारी चीजें लिखना है। बिल्कुल टॉपर की कॉपी है, इससे 70 में 70 नंबर इसको मिले हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा गया, निबंध कैसे लिखा गया, सारी चीजें देखिएगा, अच्छे से बताएंगे। आज की इस वीडियो से आपका 95% हिंदी में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, गारंटी देता हूं कि आपका 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यही वायरल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे और इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो अगर आप मॉडल पेपर लगा लेते हो तो आपका 95% इसी से फिक्स हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन बताएंगे, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। टॉपर के जैसे अगर आप लिखने का तरीका इंप्रूव कर लेते हैं, देखिए पढ़ने का तो हर एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन टॉपर वही बनता है जिसको लिखने का तरीका अच्छा होता है, ठीक है ना। आपका टैलेंट वहां पर नहीं जाएगा, आपकी कॉपी में जितना टैलेंट आप भर देंगे वही टैलेंट एग्जामिनर के पास जाता है। तो जितना अच्छे से लिख लेंगे उतना ही आपका परसेंटेज अच्छा आता है। तो बताएंगे कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन सबका सोल्यूशन देख लेते हैं, तब जाकर इसका सोल्यूशन देखेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 95% 90% कैसे लाएं, उसको मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। 11-12 हजार बच्चे अभी लगभग देख चुके हैं, तो जाकर अभी आप भी देख लीजिएगा, वहां से बहुत बेहतरीन तैयारी कराया हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न खंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आपका निबंध विधा की रचना है, ठीक है ना। गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्म कथा विधा की रचना है। उसके बाद अगला करा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। आपको बताना है प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, तो जो है द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, ठीक है ना। उसके बाद अगला कर है मधुशाला किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध की है। यहाँ पर भारत भाती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। आधुनिक काल कब से कब चला था? तो 1843 से अब तक चला था। उसके बाद कर है मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है रीति काल के कवि हैं, ठीक है ना। किस काल के? रीति काल के। उसके बाद अगला कर है क्वेश्चन की यहाँ पर हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। यहाँ पर कर रहा है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मधु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर अगला करे कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं आपको बताना है। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। कितने? 4 चरण। यहाँ पर अगला करे आकर्षण शब्द में उत्सर्ग कौन सा है? तो आ उत्सर्ग है। यहाँ पर अगला करे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बस केवल और 2-4 है, देख लीजिए, उसके बाद कॉपी वाला दिखाऊंगा, ठीक है ना। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद आंसू का तत्सम रूप है, तो जो है अश्रु हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? अश्रु। यहाँ पर अगला करे कि कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताव्य शब्द में जो है कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है? यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला करे कि निम्न में कौन सा सर्वनाम है? निम्न में से सर्वनाम बताना है, तो वह जो है सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए यहाँ पर कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि खंड ब। खंड ब जो आता है आपका 50 अंक का रहता है। 20 अंक हमने फिक्स करवा दिया। 50 अंक वाले क्वेश्चन को जो कि कॉपी पर लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे, बेहतरीन तरीका क्या है लिखने का, सब कुछ समझिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपका दिया गया है, इससे आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों में से तीनों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, ठीक है ना। 6 नंबर का ये आपका गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से पढ़िए, इस गद्यांश को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आएंगे तो कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो आपका गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है। उसके बाद कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी आपको व्याख्या देनी है, ठीक है ना। उसके बाद करा लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनका उत्तर देना है, या फिर अथवा करके भी एक गद्यांश दिया गया है, तो या फिर ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं ऊपर वाले का। तो देखिए इसका गद्यांश का संदर्भ क्या होगा। संदर्भ लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए कैसे कॉपी लिखेंगे, कॉपी लिखने का तरीका समझिए।
सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर एक है ये, तो प्रश्नोत्तर एक यहाँ पर लिखेंगे। और ये गद्यांश वाला है ना, यहाँ पर ये गद्यांश वाला है, तो हम यहाँ पर भी बनाएंगे कोष्टक में गद्यांश। यही लिखने का बेस्ट तरीका है, इससे बाहर कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। यही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद जब हम संदर्भ व्याख्या कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संकेत। संकेत क्या लिखा जाता है? संकेत लिखा जाता है यहाँ से अंडरलाइन किया, जहाँ से किया गया है वहाँ के आगे का दो शब्द और बाद का दो शब्द लिखते हैं। तो यहाँ के आगे का दो शब्द और बाद का दो शब्द यहाँ पर लिख दिया गया है कि यह कोई डैश डैश होते हैं, ठीक है ना। संकेत हो गया ये। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे इस चीज का, इसका संदर्भ लिखेंगे कि क्या इसका संदर्भ है। तो संदर्भ में लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पर बनाकर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ये आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आगे आएंगे तो इस साइड यहाँ पर देखिए तो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से और यहाँ तक जो अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो देखिए क्या व्याख्या हो जाएगी। शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियाँ भी समान हो, वरन विभिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त भिन्नता देखकर निधन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साही व्यक्ति की ओर यहाँ पर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो यह इसकी व्याख्या हो गई। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा था कि समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर समाज में भिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति से होने वाले गुणों का अभाव उस गुण के व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है, यानी कि जिसमें जो गुण नहीं होता है वो दूसरे गुण वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये स्केच वाला पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पीछे साइड यहाँ पर उखड़ गया। तो इस चीज से यानी कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि क्या क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद प्रश्नोत्तर, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 वाला, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 2 यहीं पर है, यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है। कह रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई जाके कृपा परुलंग गिरी लंघे। यहाँ पर अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले से सत धराई, सूरदास स्वामी करना मैं बार बार बंदौ तई पाई। तो यहाँ पर सूरदास आ गया तो आप समझ ही गए कि सूरदास द्वारा लिखा गया होगा। तो कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताइए, या फिर अथवा करके भी दिया गया है। तो हम ये वाला कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संकेत लिखेंगे, यहाँ पर आगे का 2 शब्द और यहाँ पर बाद का 2 शब्द। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बहिरे सुने डैश डैश, यहाँ पर छत धराई। तो लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित है, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, और इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, राज छत्र धारण कर लेता है। देखिए ना, रंग चले सिर छत्र धराई, यही होता है कि इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर सिर पर छत्र धारण कर लेता है। उसके बाद पूछ रहा है अंडरलाइन जो किया गया है इसी में, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। तो सेम इसी प्रकार से लिखना है आपका, ये कभी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। देखिए ये बी कॉपी हो गया, क्योंकि इधर ही समाप्त हो गई ये कॉपी, तो ये बी कॉपी हमने लिया। और बी कॉपी ऐसी कॉपी आपकी नहीं मिलती है, इससे थोड़ी बड़ी कॉपी मिलती है, अच्छी कॉपी मिलती है, तो वहां पर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्नोत्तर 3 कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका गद्यांश दिया गया है संस्कृत के ही, और एक और गद्यांश दिया गया है। तो देखिए ये 5 नंबर का दिया गया है, तो हम ये वाला करेंगे, ऊपर वाला फर्स्ट वाला। तो देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे, तो यह किस चैप्टर से? ईसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र ऑस्ट्रेलिया। नगरी का नाम आ रहा है ना, तो नगरी यानी कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है, यही संदर्भ लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिंह को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया।
उसके बाद अध्ययन किया हुआ, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया। देखिए यहाँ पर आगे करा कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसका पूरा का पूरा अनुवाद हो गया इस वाले का, देख लीजिए इस वाले का, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, केवल पैटर्न समझ लीजिए लिखने का, ये ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद अगला 4 नंबर का रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का, मानव हित प्रियो भवत, कुरहम हित्वा नशोच्यत, कामम हित्वा अर्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अथवा करके भी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो हम कौन सा कर रहे हैं, अथवा वाला कर रहे हैं। तो समझ लीजिए अथवा वाले का आंसर कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रश्नोत्तर 4, उसके बाद संस्कृत पद्यांश था तो यहाँ पर संस्कृत पद्यांश हम लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे कि अथवा। इससे पता चलेगा कि हाँ प्रश्नोत्तर 4 का अथवा वाला ये लड़का कर रहा है, ये प्रश्नोत्तर 4 का अथवा वाला कर रहा है, इससे पता चलिएगा। तो यहाँ पर अथवा लिख देंगे। अब देखिए इसका संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ये जो सर्वे भवन्तु वाला है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इसका यही हो जाएगा हिंदी में अनुवाद, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अगला क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला कर है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 नंबर का है। तो ये आपका खंड काव्य इधर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है, ये खंड काव्य दिया गया है। तो ये हर एक जिलों का अलग अलग होता है, जो आपके जिला में लगता हो उसको आप लिख देंगे तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए हमारे जिला में ये कर्ण खंड काव्य लगता है, कर्ण खंड काव्य लगता है, तो मैं इसी का बता रहा हूँ। तो देखिए कर्ण खंड काव्य में 2 दिए गए हैं, तो पहला वाला हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला कृष्ण का चित्रण लिख रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5, यहाँ पर लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में खंड काव्य, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद 6 का, यहाँ पर 6 वाले का कौन सा दूसरा नंबर कर रहे हैं तो 6 का हम दूसरा लिख देंगे। उसके बाद कैसे लिखेंगे खंड काव्य, देख लीजिए यही तरीका होगा, चाहे कोई सा भी खंड काव्य लिखने को आ जाए, सेम इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। तो देखिए लिखेंगे कि श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के एक उदात्त चरित्र महापुरुष है, वे एक अवतारी पुरुष और भगवान के रूप माने जाते हैं, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहला हेडिंग में बनाएंगे कूटनीतिज्ञ। कर्ण खंड काव्य के प्रमुख घटनाओं में कृष्ण का विशेष हाथ है, वे पांडवों के परम हितैषी हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं तथा समय समय पर उन्हें सचेत भी करते हैं। शत्रु के साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा वेश में करना वे भली प्रकार जानते हैं। ये हो गया आपका पहला। उसके बाद दूसरा में लिखेंगे परिस्थितियों के मर्मज्ञ। श्री कृष्ण तो भगवान है, वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य दृष्टा है तथा परिस्थितियों के भली प्रकार समझने में सक्षम है। वे भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध भली प्रकार जानते हैं कि धर्म युद्ध में अर्जुन को, यहाँ पर किसको, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कोई नहीं मार सकता। उसके बाद अगला करें पराक्रम प्रेमी। पराक्रम प्रेमी कितने नंबर का, 3 नंबर वाला है। 3 नंबर में यहाँ पर लिखा गया है पराक्रम प्रेमी, ठीक है ना, 3 और ये 4। तो 3 नंबर में पराक्रम प्रेमी में क्या लिखेंगे, कृष्ण पराक्रम एवं शूरवीर पुरुषों के निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं तथा कर्ण को एक अजय योद्धा समझते हैं, उसकी शौर्य की भी ये प्रशंसा करते हैं। उसके बाद अगला करा है 4 नंबर में मायावी। कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित हैं, वे महाभारत युद्ध में केवल अर्जुन का रथ के साथी ही बने नहीं है और उन्होंने अस्त्र शस्त्र न उठाने की भी प्रतिज्ञा की है। तो ये आपका मायावी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको खंड काव्य लिखना है। उसके बाद चलिए अगला यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खंड काव्य जैसे खत्म हुआ उसके बाद आगे आएंगे। तो आगे देखिए क्या कर रहा है कि 6वां का काम है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है। तो ये 3 दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं किनका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 3 नंबर वाला। तो कैसे लिखेंगे जीवन परिचय, समझ लीजिए, चाहे किसी का भी लिखना हो सेम इसी पैटर्न पर आपको लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 का क, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय पूछ रहा था तो लेखक परिचय लिखेंगे। और यहाँ पर 3 नंबर वाला लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे और जीवन परिचय लिख कर छोड़ देंगे और थोड़े देर बाद यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से करके नाम, पिता, माता, यहाँ पर नाम, पिता, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं लिखेंगे। इसमें लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल, चंद्र बलि शुक्ल और जन्म सन 1884, जन्म स्थान गुना ग्राम और मृत्यु 1981
1941 और रचनाएं रस मीमांसा, इस तरीके से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले का गुना ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव की नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की यहाँ पर देखेंगे तो आदि की यहाँ पर रचना की। उन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गए। रचनाएं इनकी कौन सी है? रस मीमांसा और चिंतामणि। आपसे एक ही पूछा जाता है, मैंने 2 लिख लिया कि ताकि आपको याद है, लेकिन रचना एक ही पूछी जाती है, वो भी 2 नंबर का। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद 6वां कक्षा में पूछा जाएगा कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इनमें से हम लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास का। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पैटर्न समझ लीजिए लिखने का। बेस्ट तरीका यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के ख, और यहाँ पर लिखेंगे कवि परिचय, और इसमें लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास फर्स्ट बनाकर। इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा नाम, जन्म स्थान, पिता माता, मृत्यु। यहाँ पर तुलसीदास सन 1532 ईस्वी, स्वरूपग्राम आत्माराम दुबे, माताग्राम हुलसी देवी, और मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय में लिखेंगे तुलसीदास का जन्म यहाँ पर 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के स्वरूपग्राम को मानते हैं। तुलसीदास सविपर्ण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। इनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। तुलसी का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और काशी चले गए। अपनी अनेक रचनाएं इन्होंने काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी। काशी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संस्मरण हुआ। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद रचनाएं लिखेंगे श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहाली। केवल एक लिख दीजिएगा, मैंने 3 लिख दिया कि ताकि आपको याद है। ठीक। उसके बाद चलिए, उसके बाद अगला करा है क्या, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, प्रश्नोत्तर 7 में। तो देखिए इसको कैसे यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 8 किया गया, प्रश्नोत्तर 7 नीचे किया गया। तो देख लीजिए प्रश्नोत्तर 8 क्या है। यहाँ पर निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। यहाँ पर 2 नंबर का। तो देखिए कौन सा किया गया है, 3 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर वाला किया गया है। तो इधर है 3 नंबर और यहाँ पर है 4 नंबर। देखिए यहाँ पर 3 नंबर है कि चंद्रशेखर का आसित, तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आसित। उसके बाद वीरः केन पूज्यते, तो यहाँ पर लिखेंगे वीरः वीरेण पूज्यते 4 नंबर में। तो इसी तरीके से आपको लिखना है प्रश्न उत्तर। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में जो पूछा गया था श्लोक वाला देख लीजिए क्या पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक में क्या लिखेंगे, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो वो श्लोक लिख दीजिएगा। तो हमने लिखा कि बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय विहत समो वीर भाव ही वीरता। ठीक है ना। तो यहाँ पर श्लोक वाला हो गया और ये भी हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये है 9 नंबर का। 9 नंबर वाला कि विषय पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर में आपका पूछा जाएगा। 7 नंबर का 9 नंबर प्रश्न संख्या है। तो देखिए ये आपके पास 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से किसी एक को करना है। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आतंकवाद के कारण एवं निवारण वाला ये किए हैं। तो देखिए 2 नंबर वाला किए हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर 9 और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे निबंध। उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पर निबंध, यहाँ पर लिखेंगे कि आतंकवाद के कारण एवं निवारण। तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। तो रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद का समाधान और उपसंहार। प्रस्तावना में लिखेंगे आतंकवाद हिंसा एक ऐसी गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। ठीक है ना। तो ये आतंकवाद का प्रस्तावना हो गया। उसके बाद आतंकवाद का अर्थ लिखेंगे, आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति, न कोई धर्म है, न समाज है, न ही राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वधन्य होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास से इसे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव रहता है। ये आपका आतंकवाद के अर्थ में हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए,
उसके बाद लिखा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। इसमें लिखेंगे कि आज लगभग समस्त विश्व के में आतंकवादी सक्रिय है। आतंकवादी समस्त विश्व के राजनीतिक स्वास्थ्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला लिखेंगे भारत में आतंकवाद, लिखेंगे कि हमारे भारत में आतंकवाद का दिन प्रतिदिन उठता ही जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे इन्होंने बड़े से बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लिखेंगे भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में अनेक बार हिंसाएं फैली। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे आतंकवाद का समाधान। तो इसमें लिखेंगे भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत के संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक भी पारित कर दिया। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को कठोर दंड देना भी आवश्यक है। उसके बाद देखिए उपसंहार में लिखते हैं क्या कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि उनको इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करें। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाए। तो देखिए यहाँ पर आतंकवाद के कारण एवं उपाय पर निवारण पर यहाँ पर निबंध हो गया 7 नंबर का। उसके बाद अगला करें कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए 4 नंबर का, या फिर मध्य रेलवे शिकायती पत्र हेतु यहाँ पर निरीक्षक द्वारा लिखे गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यहाँ पर पत्र लिखना है तो पत्र पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी पत्र लेखन नहीं ला पाया तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन देख लिया। अच्छा से आप एकदम फिर से एक बार वीडियो को यहाँ पर प्ले कर लीजिएगा, नहीं जहाँ समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।